फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे, यानी फ्रांसीसी क्रांति के कारण पढ़ रहे थे। तो जो लोग वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देख लो, है ना, क्योंकि ये है ना उसका एक्सटेंशन है। वैसे ये नया कारण है, समझ में तो आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके थे कारण। जो सबसे पहला 2 लेक्चर हम लोग देखे थे फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो मैंने आपको बताया था कि एक कारण तो वहीं से आ गया, है ना, जिसे हम लोग कह सकते हैं सोशल कॉज, सामाजिक कारण। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा फिनेंशियल क्राइसिस, जो कि बहुत मुख्य कारण था क्रांति की, है ना, मुख्य क्रांति की मुख्य कारण थी फिनेंशियल क्राइसिस, जिसको हम लोग आर्थिक कारण कह सकते हैं, इकोनॉमिक कॉज कह सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा द स्ट्रगल टू सर्वाइव, है ना, एक टॉपिक था, है ना, जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए ना पैसे नहीं थे, है ना, सब्सिस्टेंस क्राइसिस तक हो गया था उस वक्त, जो कि बहुत रेयर होता है, एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन होता है जो कि। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, है ना, एक नया बुर्जुआ वर्ग, है ना, नया वर्ग आया थर्ड स्टेट में, जिसे हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं। उसके आने से बहुत चीजें चेंज हुई, है ना, वो लोग पढ़े लिखे थे और अमीर भी थे, है ना, तो उनके पास, है ना, वो पढ़े लिखे थे, तो उनको जो दार्शनिक की विचारधाराएं थी वो उन्हें मालूम थी, है ना, वो उनसे प्रभावित थे, वो लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे थे। तो ये सब कारण हम लोग पढ़ चुके थे, उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था क्रांति को, है ना, ये सब हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग नया कारण देखेंगे, रोल ऑफ फिलोसफर्स, है ना, फिलोसफर्स मतलब दार्शनिक, है ना। तो जो दार्शनिक थे उनका क्या योगदान था। देखो किसी भी क्रांति जब, है ना, अच्छा ये क्रांति में आप लोग एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर उन चीजों की बात की जा रही है जो आज के टाइम में, है ना, क्या कहते हैं, फैक्चुअल है ना, मतलब जो आज लगता है कि ऑब्वियस चीज है, लेकिन ये उस टाइम के लिए बहुत नई चीज थी, है ना। तो जो भी है ना चीजें जो नई होती है, सामाजिक, है ना, व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था, या कह सकते हो कि कैसे पॉलिटिकल, है ना, सिस्टम कैसा होगा, तो ये सब दार्शनिक लोग ही बेसिकली सजेस्ट करते हैं, उनको बाद में लोग फॉलो करते हैं, पढ़े लिखे लोग, जैसे कार्ल मार्क्स का आज भी चल रहा है ना, कम्युनिस्ट जो चीज होती है, ऐसे बहुत सी चीजें होती है। तो वही हम लोग देखेंगे कि फिलोसफर्स का क्या योगदान था क्रांति में। तो एक चीज मैं यहाँ आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, है ना, थर्ड स्टेट में जो, है ना, मिडिल क्लास आया था, वहां आप लोग देखे तो पढ़े लिखे थे वो लोग, तो वो लोग ही तो बेसिकली इन लोगों को पढ़े होंगे, है ना, तभी उनके माइंड में क्रांति का ख्याल आया होगा, है ना, मतलब कि कोई भी जो उनके साथ बुरा हो रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाने की साहस आई होगी इन लोगों की, है ना, बुक्स पढ़ के, है, या इन लोगों की विचारधाराएं पढ़कर। तो ये लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे क्रांति में, ऐसा नहीं कि, है ना, ये जो मैंने नाम लिखे 2 3 4, है ना, वो, है ना, क्या कहते हैं, जाके लड़ाई कर रहे हैं या क्रांति करके विरोध कर रहे हैं, है ना, प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इनडायरेक्टली ये लोग बहुत, है ना, अहम भूमिका निभाते हैं। क्यों निभाते हैं ये आप लोग गेस कर सकते हो, मैं समझा भी दिया अभी। तो हम लोग वही देखेंगे फिलोसफर्स का क्या रोल था। तो पहला लाइन, है ना, क्या कहता है, ऐसे लाइन देख लो, दे इंस्पायर्ड द कॉमन मास ऑफ फ्रांस विद देयर रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, है ना, क्रांतिकारी विचारधाराएं से ये इन्होंने जो फ्रांस की, है ना, आम जनता है उन लोगों को इन्होंने प्रभावित किया, एंड प्रिपेयर्ड देम टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिसेस, और उन लोगों को तैयार किया, है ना, कि उनके साथ कोई भी बुरा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ वो आवाज उठा सके, लड़ सके। ठीक है, तो एक तरह से इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, है ना, इनडायरेक्टली ही सही लेकिन बहुत बड़ा योगदान था। तो अब मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, ये लगभग जो भी है ना, क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे फिलोसफर्स लिखे हैं, 3 नाम लिखा हूँ अभी यहाँ पे। एक नाम मैंने क्या कहता है, इसको रब करने के बाद मैं और लिखूंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, रूसो। ठीक है, तो ये लोग जो है जब क्रांति शुरू हुई थी 1789 में, इनके पहले इन लोगों, बहुत से लोग, ये लोग मर चुके थे, मतलब इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि मतलब आकस्मिक मौत मरे थे, नेचुरल डेथ मरे थे, है ना। क्या कहते हैं, इन लोगों, ये लोग पहले के लोग थे, है ना, तो ये लोग जो पहले बुक्स लिख चुके थे, और मिडिल क्लास जो है ना, पढ़ा लिखा एक वर्ग जो, है ना, नया वर्ग आया था थर्ड स्टेट में, तो वो लोग इन लोगों की बुक्स पढ़कर, ठीक है, उनको समझकर फिर लोगों को, है ना, क्या कहता है, लोगों के सामने डिस्कस करके, क्योंकि लोग तो अनपढ़ थे फ्रांस में, मैक्सिमम जो आम जनता है, तो उन लोगों को बताकर तब, है ना, क्या कहता है, ये विचारधाराएं लोगों में फैली, और फिर लोगों के माइंड में दिमाग आया कि हम लोग लड़ सकते हैं, हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग, है ना, क्रांति के टाइम में प्रेजेंट नहीं थे दुर्भाग्यवश, लेकिन इनकी विचारधाराएं उस टाइम प्रेजेंट थी, है ना, इनडायरेक्टली से, मतलब इनका सोल जो होता है ना, किसी भी राइटर का जो आत्मा होती है, राइटर्स की जो आत्मा होती है वो उनकी बुक्स में होती है। तो बुक्स तो हमेशा
स्थायी होती है ना, चिरकाल तक रहती है, तो एक तरह से कह सकते हैं इनकी आत्माएं जिंदा थी, ठीक है, विचारधाराएं के रूप में। तो सबसे पहले जॉन लॉक, है ना, जॉन लॉक, यहाँ पे मैं नाम लिखा हूं जो रेड पेन से लिखा हुआ है, और ये बगल में जो वो उनके बुक का नाम है। तो एक नंबर के क्वेश्चन के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर एग्जांपल 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था, तो जॉन लॉक ने लिखा था। या उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, 4 ऑप्शन रहेगा कि, है ना, जॉन लॉक ने इनमें से कौन सी किताब लिखी थी, है ना, तो उसमें 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ लॉज, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब ऑप्शंस रहेंगे। तो उसमें आपको दोनों तरह से याद रखना होगा इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब इस पॉइंट्स को लिखोगे आप कॉज ऑफ द इवोल्यूशन में, तो ये सब बुक्स का नाम भी लिखना होता है। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिलोसफर्स, और 4 नंबर का रहता है, तो आपको 4-5 पॉइंट लिखने होंगे, है ना। तो ठीक है, सबसे पहले जॉन लॉक, है ना, इनका क्या योगदान था। इन्होंने एक बुक लिखा, उसमें बेसिक इनका सार क्या था, क्या समझाना चाह रहे थे, या इनकी किस बात से सारी जनता प्रभावित हुई थी। तो मैंने आपको बताया था पहला ही लेक्चर में, जब हम लोग मुनार के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सारे लेक्चर को, है ना, एक बार देख के उसका नोट्स बना के रखो, ताकि, है ना, रिलेट करना आसान हो, है ना। तो जब मैं मुनार के बारे में, क्या कहता है, मैं बता रहा था, तो मैं बताया था कि वो निरंकुशवादी थे, है ना, देवर एब्सोल्यूट मोनार्क, और उनमें एक मान्यताएं भी थी, है ना। फ्रांस के मोनार्क के बारे में क्या, कि इन्हें दैवीय अधिकार प्राप्त है। दैवीय अधिकार इन द सेंस क्या, कि देवताओं ने इन्हें हक दिया है राज्य करने का, ये देवताओं की मर्जी से राज्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जॉन लॉक थे, इन्होंने इस बात का खंडन किया है ना। ये जो दैवीय अधिकार का जो सिद्धांत है, इन्होंने इस बात का पुरजोर खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप देवताओं के, है ना, बस देवताओं की मर्जी से आप राज्य कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर देवताओं की मर्जी से आप राज्य कर रहे होते तो कभी आप युद्ध नहीं हारते, मेरा लॉजिक, ठीक है। तो ही sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch, है ना। रिफ्यूट मतलब खंडन करना, ठीक है। इन्होंने खंडन किया क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन समझ रहे हो आप लोग, दैवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। और एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क मतलब कि राजा का जो पूरा जो एकदम एकाधिकार जो होता है ना, निरंकुशवादी, निरंकुशता जो है राजा की, इसका उन्होंने खंडन किया, है ना, कि राजा को ऐसे निरंकुश नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपना पावर शेयर करना चाहिए, ठीक है। और, है ना, क्या कहता है, उनको इतना ही पावर रखना चाहिए ताकि लोग भी, है ना, क्या कहते हैं, उनके विरुद्ध कुछ बोल सके, है ना, अगर क्रिटिसाइज कर सके, है ना। विरोध करना मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, है ना, हमेशा क्रांति करते रहो, लेकिन, है ना, क्या कहते हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो प्रजा को ये हक होना चाहिए कि वो, है ना, क्या कहते हैं, राजा को क्रिटिसाइज कर सके, उनको सही मार्ग दिखा सके, ठीक है। तो ये जॉन लॉक साहब का हो गया। सेकेंड पॉइंट है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। यहाँ पर शायद, है ना, लाइट आ रही होगी, तो मैं स्पेलिंग, है ना, डिक्टेट कर दे रहा हूँ। MON, है ना, MONTESQUIEU, ठीक है, ये स्पेलिंग है। नहीं तो एनसीईआरटी का बुक अगर आपके पास है तो वहां से स्पेलिंग देख सकते हो, लेकिन वहां पर ये इधर उधर, है ना, बिखेर के लिखा हुआ है ये सब, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं उसको एक जगह किया हूँ, है ना, इसलिए आप लोग खोज लेना मेरे से। तो मॉन्टेस्क्यू ये बुक लिखे, द स्पिरिट ऑफ लॉज, है ना। अब इनका क्या सिद्धांत था देख लेते हैं। ही प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। मतलब इन्होंने एक सिस्टम प्रपोज किया, है ना। और अगर ध्यान से देखोगे तो आज की डेमोक्रेसी में यही सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। तो सबसे देख सकते हो कि आज जो हम लोग को ऑब्वियस लगता है उसके जन्मदाता यही साहब है, ये साहब है जन्मदाता, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि, ये ना, क्या कहता है, पावर का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। केंद्रीयकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, अपितु डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी पावर को बांटा जाना चाहिए। किसमें किसमें, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में। लेजिस्लेटिव हम लोग जानते हैं, है ना, विधायिका मतलब जो कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो कानून, है ना, का पालन करवाता है ना, जैसे कि हम लोग में कह सकते हैं कलेक्टर, है ना, कमिश्नर, ये सब जो होते हैं एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, है ना। लेजिस्लेटिव्स में मंत्रीगण आ जाते हैं, जो पार्लियामेंट होती है। और एक होती है जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब जो, है ना, क्या कहता है, निष्पक्ष रूप से, है ना, कानून का पालन लोग कर रहे हैं कि नहीं, उसका, है ना, क्या कहता है, सुनवाई किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल जिसको हम लोग न्यायपालिका कहते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जो होते हैं। तो इन्होंने ये सिस्टम प्रपोज किया कि सारी पावर्स केंद्रीयकरण नहीं होनी चाहिए, इनका, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अब मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर
ये सारे जो भी है ना फिलोसफर्स थे, इन्होंने कभी भी क्रांति का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि है ना आपको क्रांति करनी होगी, लोगों को है ना विरोध करना होगा। और ना ही इन्होंने ये कहा कि है ना ये जो मोनार्क सिस्टम है, मोनार्क सिस्टम मतलब ये जो राजवाद है, इसको हटा दिया जाए बिल्कुल, ठीक है। इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। बेसिकली ये लोग भी किसी चीज से प्रभावित थे, और मैं बताता हूँ वो किस चीज से प्रभावित थे। वो ब्रिटेन से प्रभावित थे, ठीक है। फ्रांस के बगल में ब्रिटेन था। ब्रिटेन में अगर आप देखोगे तो आज भी मोनार्की चलती है ना, वहां की रानियां होती हैं, ठीक है। जैसे क्वीन विक्टोरिया का आपने नाम सुना होगा, जब भारत है ना आजाद है ना, आजादी की जब भारत लड़ाई लड़ रहा था तो क्वीन विक्टोरिया थी 1857 में। फिर है ना अभी क्वीन एलिजाबेथ थी, ठीक है। हाल फिलहाल का न्यूज है, वहां का एक जो प्रिंस है हैरी, उसने है ना राजपाट छोड़ दिया है, ठीक है। तो मतलब वहां भी अभी भी राजपाट है। तो वो जो मोनार्की होती है उस है ना, उस टाइम भी मोनार्की ऐसी ही थी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। वहां पर क्या होता है कि राजा ही हेड है, राजा या रानी जो भी है वो हेड ऑफ द स्टेट है, दे आर द हेड ऑफ द स्टेट, है ना। और उनकी बातें ही लागू होती हैं। लेकिन जो कानून बनाने का जो है अधिकार, उसके लिए एक पार्लियामेंट रहती है ना। एक है ना लोगों के बीच से प्रतिनिधि आती है, वो है ना क्या कहते हैं मिलकर कानून बनाती है। तो इससे लोगों की बात भी है ना क्या होती है, सरकार के सामने या राजा के सामने प्रस्तुत हो पाती है, क्योंकि वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसका कि डेमोक्रेटिकली वे में इलेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह का वो मोनार्की चाहते थे फ्रांस में भी, है ना। इन्होंने कभी क्रांति की बात नहीं की। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कि ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं कि शुरू से है ना ये मोनार्की, रिपब्लिक मोनार्की जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये चला आ रहा था, है ना। वहां पर भी क्रांति करनी पड़ी थी, लेकिन वहां की क्रांति थोड़ी सी ठीक ठाक थी। उसको गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, है ना, या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है ना, रक्तहीन क्रांति, मतलब कोई रक्त नहीं बाहर। बेसिकली उस टाइम जेम्स टू है ना राजा थे, ठीक है। उनकी है ना उनकी बेटी है ना बेसिकली उनके खिलाफ उनका दामाद है ना क्या कहते हैं विद्रोह किया था, लेकिन वो गौरवपूर्ण क्रांति थी, है ना। उसके बाद है ना वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क स्टैब्लिश हुआ था, 1688 की बात है, इफ आई एम राइट, ठीक है। तो वैसा ही ये लोग भी यहाँ पर भी फ्रांस में चाहते थे, है ना। और उसमें और थोड़ा सा इन्होंने सुधार भी बेसिकली किया कि 3 भाग में इसको बांटा जा सकता है, ठीक है। तो ये मॉन्टेस्क्यू का विचार हो गया। तीसरा है वाल्तेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। बेसिकली इन सबसे पुराने है ना वाल्तेयर ही थे, करीब 100-150 साल पहले, है ना, जब क्रांति हुई थी। इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक हर चीजों के बारे में लिखा। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, इन्होंने भी क्रांति की कोई बात नहीं की। सबसे पहले इन्होंने देखा कि हर बुराई का जड़ चर्च है ना, जो पादरी वर्ग है वो हर बुराई का जड़ है। क्यों जड़ है, आप कहीं पर भी कोई भी है ना क्या कहते हैं, चाहे जर्मन का हिस्ट्री भी देखोगे, है ना, या रोमन हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री देखोगे यूरोप में, तो चर्च ही सबसे मुख्य कारण होता था। पोप जो हेड होता था, बेसिकली चर्च है ना क्या कहता है राजा को अधिकार दिलवाता था, लोगों के सामने प्रस्तुत करता था राजा को कि ये देवताओं से है ना क्या कहता है मर्जी से ये रूल कर रहे हैं, है ना। तो चर्च को भी है ना क्या कहता है राजा है ना प्रोत्साहन देता था, ठीक है। अब होता क्या था कि चर्च भी है ना क्या कहता है राजा के बहुत सारे है ना क्या कहते हैं काम में दखल अंदाजी करता था, ठीक है। अगर राजा कोई स्टेप उठा रहा है तो चर्च है ना क्या कहता है, अगर चर्च ने देखा कि ये उसके खिलाफ है ना, लोग क्या कहता है चर्च का जो ऊंचा पोजीशन है उसको फिर मानने से इनकार कर सकते हैं इस स्टेप से, तो चर्च फिर विद्रोह कर देता था, है ना। तो इसलिए चर्च के दबाव में हमेशा राज्य रहता था। इसलिए तो आज के टाइम में है ना क्या कहता है ऐसा कहा जाता है कि धर्म को और राज्य को अलग अलग रखना चाहिए, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। उस टाइम धर्म और राज्य एक तरह से मिल गया था, ठीक है। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन जो मैं भी जिक्र किया था वहां पर भी यही था, है ना। जैसे क्रिश्चियन में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आ जाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 7 या 8 क्लास में। तो इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध रहता था कि है ना चर्च है ना किसी एक को सपोर्ट कर रहा होता था, राजा कोई और है, तो दोनों में लड़ाई हो जाती थी। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन का एक वजह ये भी था, चर्च भी एक वजह था। खैर, तो वाल्टेयर ने सबसे पहला आक्रमण उन्होंने चर्च पे किया। आक्रमण इन द सेंस ऐसा नहीं कि गोली लेकर आक्रमण कर, ठीक है, तलवार लेकर आक्रमण, मतलब लेखनी से, है ना, लिख कर उन्होंने आक्रमण किया। उन्होंने कहा कि चर्च सबसे भ्रष्ट है ना। देख लो, ही अटैक द कैथोलिक चर्च, उन्होंने कैथोलिक चर्च पे अटैक किया, ठीक है। ही बिलीव दैट मैन्स डेस्टिनी वाज इन हिज ओन हैंड्स एंड नॉट इन हेवन। चर्च हमेशा यही कहती है ना कि मानव के बस में कोई कुछ भी नहीं है, सारा ऊपर भगवान के वश में। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आदमी का जो कोई भी चीज है उसकी जो है ना क्या कहता है डेस्टिनी है ना। डेस्टिनी क्या कहते हैं हिंदी में, जो वर्ड मिस हो रहा है, ठीक है। आदमी की जो डेस्टिनी है, याद आ जाएगा थोड़ी देर में, याद आ जाएगा।
आदमी की जो डेस्टिनी है वो उसके हाथों में होती है, ठीक है। आदमी की डेस्टिनी उसके हाथों में होती है, ना कि भगवान के हाथों में, ना कि स्वर्ग के हाथों में। तो ये इस बात का उन्होंने खंडन किया, चर्च जो हमेशा ये प्रचार प्रसार करता था। और ऐसा नहीं है कि वाल्टेयर नास्तिक थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चर्च का जो करप्शन है उसके ये खिलाफ हमेशा रहते थे। और इनफैक्ट कुछ है ना इतिहासकार ने इनके बारे में कहा है कि ये जब लिखते थे बहुत कटाक्ष वे में लिखते थे, है ना, सार्केस्टिक वे में लिखते थे। जैसे कि चर्च के बारे में उन्होंने एक है ना क्रिश्चियन के बारे में, क्रिश्चियन चर्च के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है जो मुझे अभी याद आ रहा है कि एक ही ईसाई था, सुनना, एक ही ईसाई था जिसे सूली पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने लिखा है अब कोई ईसाई नहीं बचा, बस एक ही ईसाई था जिसे सूली पर चढ़ा दिया गया, है ना। समझ रहे हो किसको रेफरेंस किया जा रहा है? जीसस क्राइस्ट को रेफरेंस किया जा रहा है। मतलब इनका कहना था कि वो ही बस एक है ना क्या कहते हैं ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, जो सच्चे क्रिश्चियन होते हैं। उसके बाद तो सब करप्ट, है ना, चर्च ने सब क्रिश्चियनिटी को पूरा खत्म कर दिया एक तरह से। तो ये वाल्टेयर इस बारे में लिखे थे। ही डिफेंडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजियस टॉलरेंस, है ना। इन्होंने कहा कि लोगों को है ना क्या कहते हैं बोलने की, है ना, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, ठीक है। और है ना रिलीजियस टॉलरेंस भी होना चाहिए, यानी धर्म में है ना आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, है ना, हर धर्म को समान नजरों से देखना चाहिए। क्यों इन्होंने रिलीजियस के बारे में क्यों इन्होंने कहा? आप लोग सोच रहे हो हिंदू मुस्लिम यहाँ तो नहीं है। तो बेसिकली है ना उस टाइम क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में बहुत है ना धर्म युद्ध हुआ करता था, ठीक है, जो कि बहुत व्यापक लेवल पे हुआ करता था, है ना। लगभग वही 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी के आसपास, है ना, जेरूसलम को लेके बहुत सारी चीजें थी। तो है ना क्या कहता है वहां पर भी उस टाइम भी धर्म का है ना क्या कहता है ये बहुत बड़ा इंटॉलरेंस था, है ना। तो इन्होंने कहा कि रिलीजियस टॉलरेंस लोगों में होनी चाहिए और है ना क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच भी लोगों के पास होना चाहिए। बेसिकली राजा का ये कर्तव्य है कि लोगों, है ना, लोगों की बात वो सुने, ठीक है। तो ये वाल्टेयर था। मैं पहले बोल दिया हूँ कि इन्होंने भी कभी क्रांति की बात नहीं की और इन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि है ना राजा को उसके पद से हटा दो, कभी ऐसे नहीं बात की। इनफैक्ट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, मैं 100 चूहे के स्थान पर एक शींग का शासन पसंद करता हूँ, है ना। मैं 100 चूहों के स्थान पर एक शेर का शासन पसंद करता हूँ, है ना। तो मतलब एक कैसे कह सकते हो, यहाँ भी सार्कास्टिक वे में ये बोल रहे हैं कि है ना ऐसा नहीं कि राजा को हटा दो, है ना, और है ना 40-50 लोग राज्य कर रहे हैं, नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। राजा अगर है ना काबिल हो, है ना, क्योंकि उस टाइम में जब ये वाल्टेयर जब थे तो उस टाइम लुई 14 थे राजा, ठीक है, और वो उनकी बहुत तारीफ किया करते थे वाल्टेयर, लुई 14 की। बस थोड़ी थोड़ी बातों पे है ना क्या कहते हैं वो रहते थे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, है ना, और चर्च के मतलब इनको बेसिक था चर्च से दिक्कत था, ठीक है। तो इनका यही कहना था कि ऐसा नहीं किया ना क्या कहते हैं सारे लोग है ना मिलकर राज ही कर लें, है ना, एक अगर अच्छा योग्य राजा है तो वो बहुत काफी है। मैं 100 चूहों के स्थान पर एक शेर का शासन पसंद करता हूँ। तो ये 3 है ना क्या कहता है हो गया, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है रूसो, है ना, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट करना है। रूसो कितने इंपॉर्टेंट है ये इस बात से आप लोग जान सकते हो कि नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन लास्ट होगा तो नेपोलियन बोनापार्ट का जिक्र आएगा, है ना। उसी टाइम में ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हुआ था जब वो आ गया था और अपने अधिकार में सब चीजों को ले लिया था 1799 के आसपास। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार यहां तक कह दिया कि अगर रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती, ठीक है। समझ लो रूसो कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग देखते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट करो। हाँ, तो अब हम लोग एक लास्ट फिलोसफर जो बच गए हैं वो जीन जैक्स रूसो, है ना, जीन जैक्स रूसो। नॉर्मली आप लोग रूसो नाम से भी लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा, उनका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझौता, है ना, सामाजिक समझौता। बेसिकली ऐसा नहीं कि इंग्लिश में उन्होंने लिखा था वो फ्रेंच में लिखा था, है ना, उसका बेसिकली एक मीनिंगफुल ट्रांसलेशन है एक तरह से। तो इनका देख लेते हैं इनकी क्या विचारधाराएं थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, ही सेड मैन इज बोर्न फ्री येट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। इन्होंने क्या कहा कि यद्यपि मनुष्य है ना स्वतंत्र जन्म लेता है पर हर जगह यह हर तरफ यह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ठीक है। क्यों इन्होंने कहा, जैसे कि वहां की सामाजिक व्यवस्था को देखकर, है ना, कि इंसान तो जन्म ले लिया लेकिन उसके बाद है ना क्या कहता उसकी सारी जिंदगी, है ना, और सिर्फ इन्होंने ऐसा नहीं कि फ्रांस के बारे में कहा, हर जगह लगभग है ना मोर और लेस यही चीजें थी कि
आदमी जन्म लेता है स्वतंत्र रूप से, लेकिन है ना उसके बाद समाज का है ना, राजा का है ना, राज्य का उस पर इतना प्रेशर रहता है कि वो एक तरह से है ना जंजीर में बंधा हुआ रहता है ना। तो ये बहुत है ना क्रांतिकारी एक तरह से कह सकते हो स्लोगन था। उसके बाद देखते हैं, ही प्रोपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। इन्होंने क्या कहा, रूसो ने क्या कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए, सामाजिक समझौता, ठीक है, उसके अनुसार सरकार डिसाइड होनी चाहिए, है ना। अब समझौता दो पक्ष के बीच होती है, ठीक है, तो किसके बीच समझौता होगा, तो एक जिसको है ना जिस पर राज्य किया जा रहा है और एक दूसरा जो राज्य कर रहा है ना, यानी राज्य करने वाला और राज्य किया जाने वाला प्रजा और राजा के बीच एक समझौता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि समझौता किस सेंस में समझौता होगा तो क्या होगा, जो प्रजा होगी वो भी अपनी बातों को अच्छे से क्या कहते हैं निष्पक्ष रूप से रख सकती है, ठीक है। तो एक इन्होंने यही कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना, किसके बीच, पीपुल और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच, ठीक है। मतलब अब समझौता में क्या हुआ, इसका मतलब कि प्रजा यही कहेगी कि अगर आप मेरे अनुसार है ना राज्य करोगे तो फिर है ना हम आपको मानेंगे, और अगर आप मेरे है ना अनुसार राज्य नहीं करोगे तो फिर हम आपको राजा नहीं मानेंगे, है ना। यही समझौता है, सिंपल समझौता हुआ, ठीक है। इसमें कि नो पॉलिटिकल सिस्टम कैन मेंटेन इटसेल्फ विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, है ना, चाहे वो एब्सोल्यूट मोनार्क हो या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो या डेमोक्रेसी हो, कोई भी है ना पॉलिटिकल सिस्टम हो, है ना, कि हमेशा है ना क्या कहते हैं उसको प्रजा के है ना क्या कहते हैं विल को, प्रजा के है ना कंसेंट को, रजामंदी को आगे रखना पड़ेगा, है ना, तभी आप प्रजा पे राज्य कर सकते हो, है ना। नहीं तो उसके बाद अगर आप प्रजा की है ना रजामंदी को अपने मद्देनजर रखते हुए कोई कानून नहीं बनाए तो फिर है ना प्रजा आपको मानने से इनकार कर देगी, आज नहीं तो कल क्रांति होगी, ठीक है। देख रहे हो ये जो बात रख रहे हैं ना पुरजोर तरीके से रख रहे हैं, है ना। अभी तक है ना उसके पहले जो बाकी जो लोग थे उन्होंने बस एक प्रोपोजिशन रखा था, ये इन्होंने डायरेक्ट कह रहे हैं, है ना, रूसो साहब डायरेक्ट कह रहे हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो ही ये संभव हो पाएगा, ठीक है, राज्य। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ द किंग डज नॉट रूल द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर जनरल विल ही लूजेस देयर लॉयल्टी। कितना मतलब है ना क्रांतिकारी विचार है ना उस टाइम के लिए। अभी तो तुम लोग को लग रहा होगा कि नॉर्मल है, ठीक है। यानी राजा अगर प्रजा के अकॉर्डिंग उनके है ना क्या कहते हैं इच्छा अनुसार राज्य नहीं करेगा तो प्रजा है ना क्या कहते हैं प्रजा की जो लॉयल्टी है वो खो देगा राजा, ठीक है। प्रजा उसके है ना तरफ क्या लॉयल्टी क्या होता है, वफादार, है ना, वफादार नहीं रह पाएगा प्रजा राजा की तरफ। द पीपल हैव एवरी राइट टू ओवरथ्रो द मोनार्की अंडर सच सर्कमस्टांसेस, यानी अगर राजा प्रजा के अनुसार है ना क्या कहते हैं राज नहीं कर रहा है तो प्रजा का अधिकार बनता है कि वो वैसे राजा को है ना उस परिस्थिति में नकार दे, उसको है ना त्याग दे, उसको मतलब हटा दे उस राजा को, या कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो उसको हटा दे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि ये क्रांति का मतलब डायरेक्ट तो नहीं कह रहे हैं कि तुम क्रांति करो, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि ये क्रांति की है ना क्या कहते हैं इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा है ना फेमस फ्रेंच सोसाइटी में ये रूसो साहब भी थे, इन्हीं की चीजें है ना ज्यादा पढ़ी जाती थी, क्योंकि आप देख सकते हो कि इनके शब्दों से है ना क्या कहते हैं एक रिबेलियस नेचर है ना झलक रहा है ना, और लोग रेबल नेचर को लोग पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो रूसो का अगर हम एक दो लाइन में कहें तो ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि ही प्रोपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इससे आप लोग याद रख सकते हो, बुक का नाम भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही था। तो इसीलिए ना नेपोलियन ने एक बार क्या कह दिया था, अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। समझो कितना है ना बड़ा स्टेटमेंट है। और नेपोलियन जो कि खुद बहुत महान इंसान था, है ना, जिसने बहुत महान कार्य किए, ठीक है। फ्रांस की है ना कोई भी है ना क्या कहता है प्रतिष्ठा को इसने ही वापस लाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। हाँ, लेकिन उसे भी थोड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन बहुत हद तक ये सफल रहा था। तो रूसो का इंपॉर्टेंस इस लाइन से देख सकते हैं, अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। तो आई होप कि आप लोगों को रोल ऑफ फिलोसफर समझ में आ गया होगा, है ना, कि दार्शनिक की क्या भूमिकाएं थी। इन्होंने डायरेक्ट क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इनकी विचारधाराएं हर जगह सर्कुलेट हो गई थी, ठीक है। उस टाइम फिर प्रेस वेस नया नया आ चुका था, तो पैम्पलेट में है ना क्या कहता है बुक का बहुत है ना प्रकाशन हुआ था। रूसो का इनफैक्ट रूसो और वाल्टेयर सबसे ज्यादा प्रकाशित इनकी बुक होती थी, मतलब एक साल में है ना उस क्रांति के दौरान एक साल में लगभग 18 संकलन है प्रकाशित हो गए थे।
समझ इस बात से है ना, समझ 18 एडिशन इन जस्ट 1 ईयर है ना, और वाल्टेयर का भी लगभग 16-17 एडिशन एक है ना ईयर में प्रकाशित हो गया था। ठीक है, मतलब इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी इन लोगों के बुक्स की, इन लोगों की विचारधाराएं समझने की। यही विचारधाराएं ना क्या कहता है मिडिल क्लास लोगों को प्रभावित की, जो पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने फिर नेतृत्व किया, लोगों को समझाया और इस तरह से क्रांति जन्म लेती है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट बचा है अब इमीडिएट कॉज। इमीडिएट मतलब तात्कालिक कारण है ना, क्रांति हुई उसका तात्कालिक कारण क्या होगा। हर क्रांति की एक तात्कालिक कारण होती है। जैसे 1857 की क्रांति की तात्कालिक कारण क्या थी, वो कारतूस वाला है ना, मंगल पांडे का याद होगा। ठीक है, उसी तरह से इसकी तात्कालिक कारण क्या थी, मतलब क्यों हुआ कि लोगों के दिमाग में तो पहले से ये सब चीजें थी है ना। रूसो पहले ही मर चुके थे, उन्होंने पहले ही लिख चुका था क्रांति के बारे में, सॉरी क्रांति मतलब बुक उन्होंने पहले लिख दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोग है ना खुद को रोक नहीं पाए और उसी दिन है ना क्रांति हो गई, स्टार्ट हो गई। और क्रांति कैसे स्टार्ट हुई, वो बास्तिल के किले को उन्होंने ध्वस्त किया। ठीक है, वहां से है ना जन्म हुई क्रांति की। तो वो हम लोग है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसको देखते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग लास्ट कॉज देख लेते हैं, इमीडिएट कॉज यानी तात्कालिक कारण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तात्कालिक कारण हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब आपसे पूछा जाए कि रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसका भी आंसर यही है, ये जो मैंने पॉइंट्स वाइज में लिखा है। ठीक है, और आप लोग देख रहे हो मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, तो आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। डायरेक्ट बस वीडियो पॉज जब भी मैं बोलता हूँ करो, और पूरा है ना क्या कहते हैं इसके नोट्स को उतार लिया करो। ठीक है, अभी हो सकता है दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं फोकस नहीं किया हूँ, मैं यहाँ से साइड हटूंगा तो फिर फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इमीडिएट कॉज शुरू करते हैं है ना, तात्कालिक कारण है ना। थोड़ा सा पहले मैं समरी बता देता हूँ इसका, फिर बाद में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देख चुके हो अभी तक में कि टैक्स है ना, मतलब कि फिनेंशियल क्राइसिस चल रहा था फ्रांस में। तो फिनेंशियल क्राइसिस से उभरने के लिए राजा के पास बस एक ऑप्शन था, क्या, टैक्स बढ़ा दे है ना, मतलब टैक्स ही से वो कुछ कर सकता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है ना, सबसे पहले तो है ना कुछ फिनांस मिनिस्टर्स को उन्होंने नियुक्त किया है ना। फिनांस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री है ना। तो लगभग 1 या 2 साल के अंतराल में लगभग 2-3 फिनांस मिनिस्टर को उसके चेंज करना पड़ा, क्योंकि कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। बाद में एक फिनांस मिनिस्टर थे नेक्टर है ना, बेसिकली वो है ना लोगों से उनकी बहुत हमदर्दी थी। वे थे नोबेल क्लास के, लेकिन लोगों से उनकी हमदर्दी थी और वो लोगों के बीच बहुत फेमस थे। लोग भी है ना उन्हें अपना एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव समझते थे है ना, नेक्टर। तो उसने क्या प्रपोज किया, उसने कहा कि सर, मतलब राजा को है ना, मॉन्सियोर उस टाइम कहा जाता था राजा को, कि मॉन्सियोर आप है ना क्या कहते हैं, क्या करो कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में जो आप टैक्स नहीं लेते हो, उन्हें जो आपने विशेषाधिकार दिया हुआ है, उसे है ना क्या कहते हैं, उस विशेषाधिकार को आप हटाओ। ठीक है, और उनसे टैक्स लो। ठीक है, इनफैक्ट उसके पहले भी कुछ फिनांस मिनिस्टर यही सजेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि चूंकि उनके पास बहुत अपार संपत्ति है, तो उनसे टैक्स लिया जाए है ना। थर्ड स्टेट वाले की अभी ऐसे ही है ना क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा है ना गरीबी चल रही है, क्योंकि है ना हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ था, अकाल की स्थिति है वहां पर। तो उन पर टैक्स का बोझ ज्यादा न बढ़ाकर जो अमीर वर्ग है, जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट है, उनसे टैक्स लिया जाए। लेकिन फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट चूंकि है ना कुछ भी बात होती थी तो सबसे पहले इन लोगों के पास जाती थी। इन लोगों का बहुत है ना ऊपर मतलब अधिकार टाइप का था एक राजा पर है ना, राजा इनसे विशेष मशवरा लिया भी करता था। तो जैसे ही उनको पता चला कि टैक्स बढ़ा सकता है राजा हम लोग पर, या बढ़ाना क्या ला सकता है, तो उन्होंने साफ मना किया, होता है ना, सीधे साधे शब्दों में उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम लोग टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि आज अगर टैक्स दिए तो फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी है ना टैक्स लेने की राजा को। तो उन्होंने तो मना कर दिया। अब बचा कौन, थर्ड स्टेट है ना। अब उस टाइम परंपरा में क्या थी कि राजा अपने अनुसार है ना क्या कहता है, ऐसे नहीं कि टैक्स किसी से भी ले सकता था, बढ़ा सकता था, उसके लिए उसे मीटिंग है ना बुलानी पड़ती थी है ना। वैसे बाद में चलता है ना राजा का ही था, और राजा का ही है ना क्या कहता है एक हक बनता था है ना कि वो मीटिंग जब चाहे वो बुला सकता है ना, ये राजा के अंदर में था। तो लगभग 175 साल तक है ना, 1789 से 175 साल 175 ईयर्स तक कभी यह मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। बाद में लुई 16 ने इस मीटिंग को बुलाया। इस मीटिंग को स्टेट्स जनरल कहा जाता है ना, यहाँ पे मैं नाम लिख दिया हूँ, स्टेट्स जनरल है ना। ये पॉलिटिकल बॉडी है, वहां पे है ना सारे तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने है ना क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, तीनों स्टेट्स के लोग है ना, और फिर वो आपस में निर्णय करते हैं कि क्या करना है टैक्स वैक्स का है ना।
तो फर्स्ट स्टेट से 300 लोग गए, सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स गए, लेकिन थर्ड स्टेट से मात्र 600 रिप्रेजेंटेटिव्स गए। समझ लो, पहला दो स्टेट जो 5% ऑफ पॉपुलेशन है उससे 600 गए, और है ना जो 95% ऑफ पॉपुलेशन उससे भी 600 गए, है ना। कितनी है ना, क्या कहता है, यहाँ पे आप लोग को दिख सकती है ना, तो जाति। लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे वो पढ़े लिखे भी थे और संपन्न थे, है ना, मतलब पैसे वाले थे। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी है ना, क्या कहता है, मतलब की कुरीतियां, जितना भी है ना लोगों का है ना, क्या कहता है, क्या कह सकते हो, लोगों का जो भी है ना, क्या कहता है, मंसूरा उन्होंने ले लिया है ना कि आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां है, उसको उन्होंने लगभग 6000 लेटर ऐसे कुछ है फिगर है, ठीक है, उसमें उन्होंने लिख कर वो स्टेट जनरल के मीटिंग में गए, ठीक है। तो फिर स्टेट जनरल में वो वहां बैठे, कैसे बैठे, वही फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट है ना आगे बैठते हैं और थर्ड स्टेट को लास्ट में बैठाया जाता है। उस टाइम जैसे ही राजा ने ये प्रपोजल रखा है ना कि टैक्स बढ़ाया जाएगा, थर्ड स्टेट वाले तुरंत है ना विरोध कर दिए उसका, है ना। और थर्ड स्टेट वाले ने कहा कि है ना, क्या कहता है, ऐसा कीजिए कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से भी टैक्स लीजिए। तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले लोग मना कर दिए। तो उस टाइम क्या होती थी, जब है ना ऐसी चीजें होती थी कि कोई है ना सम्मति नहीं बन पा रही है, तो फिर वोटिंग होता था। वोटिंग कैसे होता था, हर स्टेट के पास एक वोट होता था, यानी टोटल कितने वोट हो गए, 3 वोट्स है। फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, सेकेंड स्टेट का 1 वोट और थर्ड स्टेट का 1 वोट, ठीक है। अब तुम ही लोग बताओ, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट हमेशा तो एक साथ ही रहेंगे, है ना, क्योंकि यही प्रिविलेज क्लास है, तो ये हमेशा जीतते थे, मतलब जो ये चाहते हैं वही होगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेट हमेशा पीछे हट जाता था। इस बार क्या हुआ, चूंकि ये लोग पढ़े लिखे थे और है ना, क्या कहता है, ये दार्शनिक लोगों के विचारों से, जैसे रूसो के विचारों से बहुत प्रभावित थे, है ना, उनकी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को वो लाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या प्रपोजल रखा कि है ना, नहीं, इस बार क्या होगा कि सारे मेंबर के पास एक एक वोट होगा, है ना। मतलब टोटल कितने मेंबर होंगे, 600 और 300 और 300, 1200 मेंबर है, तो 1200 वोट होंगे, उसमें फिर फैसला होगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल भी नया चीज था कि हर मेंबर वोट करेगा। तो इससे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का है ना खतरा हो गया कि हम लोग हो सकता है हार जाए, क्योंकि कुछ फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग भी थर्ड स्टेट के लोगों से सहानुभूति रखा करते थे, ठीक है, मैं बता चुका हूं पहले। तो राजा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ, थर्ड स्टेट वाले विरोध में वो वहां से निकल गए, है ना, उस स्टेट जनरल की असेंबली से वो बाहर निकल गए और वो सारे लोग इकट्ठा हुए, है ना। बहुत फेमस इंसिडेंट है, टेनिस कोर्ट, है ना, जैसे कि वो टेनिस का कोर्ट नहीं था लेकिन उसको कहा जाता है एक फेमस टेनिस कोर्ट में वो इकट्ठा हुए, ठीक है। और है ना, उन्होंने वहां प्रतिज्ञा ली कि है ना, जब तक हम लोग है ना फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन न बना ले, एक संविधान न बनाए ले, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, ठीक है। ये थर्ड स्टेट के लोगों ने प्रतिज्ञा ली, है ना। इनफैक्ट एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा फोटो भी है ना, सब लोग हाथ खड़ा करके प्रतिज्ञा ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने अपने इस बॉडी को नेशनल असेंबली नाम दे दिया और उन्होंने तय किया कि हम जो लॉ बनाएंगे वही है ना पूरे फ्रांस के लिए लॉ होगा, है ना। तो देख सकते हो धीरे से क्रांति की ज्वाला आती जा रही है, ठीक है। तो जब हम लोग आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे कि क्रांति कैसे भड़क गई, तो उसमें ये पॉइंट फिर से आएगा, मैं यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन इमीडिएट कॉज भी यही है ना, लोग वहां से निकल गए, ठीक है। तो पहले है ना हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं, फिर लास्ट में फिर एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आएगा जिसको मैं डिस्कस करूंगा। तो अब देखो फोकस हो रहा होगा। सम फिनांस मिनिस्टर्स ऑफ द कोर्ट सजेस्टेड टू इम्पोज टैक्स ऑन प्रिविलेज्ड क्लास बट दे ऑल रिफ्यूज्ड। नॉर्मली समझ में आ रहा होगा कि कुछ फिनांस मिनिस्टर ने सजेस्ट किया कि प्रिविलेज क्लास पर भी टैक्स लगाया जाए, लेकिन प्रिविलेज क्लास वालों ने साफ तौर पर उसे इनकार कर दिया। At last, the king called a meeting of the States General after 175 years. लगभग 175 साल बाद ये मीटिंग बुलाई जा रही थी, इसको याद रखिएगा, स्टेट्स जनरल, ठीक है। और ये क्या, स्टेट जनरल क्या होता है, एक पॉलिटिकल बॉडी नहीं समझ सकते हो, हाँ, एक कह सकते हो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जहां पर सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं और फिर वो टैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो समझ सकते थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीजें थी, लेकिन है ना कुछ इससे आउटकम निकलता नहीं था। आउटकम हमेशा प्रिविलेज क्लास के लोगों में ही निकलता था। क्यों? क्योंकि वहां हर स्टेट के पास एक ही वोट होता था और फर्स्ट और सेकंड स्टेट हमेशा मिले होते थे, तो वो हमेशा जीतते थे, इसलिए कभी है ना बुलाया भी नहीं जाता था, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है।
तो देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजा, सेकेंड स्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजा और थर्ड स्टेट ने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजा। लेकिन इस बार वो रिप्रेजेंटेटिव एजुकेटेड थे और प्रॉस्पेरस थे। ठीक है। वोटिंग इन द स्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each state has one vote। ये मैं बता चुका हूं पहले, है ना। इस क्या कहते हैं प्रिंसिपल पे कंडक्ट होता था वोटिंग कि हर स्टेट के पास एक वोट होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, है ना। लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर ने क्या डिमांड किया कि अब जो वोटिंग होगा वो पूरे असेंबली एज ए होल होगा, है ना। मतलब सारे असेंबली के लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि सिर्फ स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। ठीक है, तो असेंबली एज ए होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, जहां पर हर मेंबर के पास एक ही वोट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि, है ना, थर्ड स्टेट में आपस में लोग लड़ गए या फर्स्ट स्टेट में आपस में लोग लड़ गए कि क्या किया जाए, तो हमेशा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ही जीतता था। तो यहां पर क्या होगा कि हर मेंबर के पास एक एक वोट होगा। अब तुम लोग समझ सकते हो 600 थर्ड स्टेट वाला तो एक ही वोट 600 पूरा मिलेगा, तो बाकी ये 300 600 बच गए। यहां से एक वोट भी इसको मिल गया तो ये जीत गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये ऐसा डिमांड की, द किंग रिजेक्टेड द प्रोपोजल, है ना। लेकिन किंग ने इस प्रोपोजल को सिरे से नकार दिया, है ना, कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। और जैसे ये राजा ने इस बात से इनकार किया तो मेंबर जो थे थर्ड स्टेट के वो विरोध स्वरूप असेंबली से, वो स्टेट जनरल से बाहर निकल गए। ठीक है, दे फॉर्म नेशनल असेंबली स्टार्टेड ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। फिर क्या हुआ, वो उन्होंने नेशनल असेंबली बनाया, कहा उसी के बगल में, ना क्या कहते हैं, टेनिस कोर्ट था, वो वहां पर इकट्ठा हुए, है ना, उसी दिन, है ना। और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया और वो फ्रांस के लिए एक संविधान बनाने लगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ इसके बाद, इसी के बाद बास्तिल का किला, है ना, ये अभी तक फ्लैशबैक चल रहा था। याद है मैं पहला लेक्चर में बोला था कि फ्लैशबैक चलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कहानी वापस वहां से स्टार्ट होगी, है ना, फिल्म की तरह। तो हुआ क्या, है ना, अब मैं उससे रिलेट करवाता हूँ कि जैसे ये ना क्या कहते हैं, उन्होंने ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया, नेशनल असेंबली बना लिया। अब दिमाग खराब हो चुका है राजा का, है ना। अब राजा को ऑब्वियस पता चल गया कि विद्रोह हो चुकी है ना, क्रांति स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि डेट कौन था, 14 जुलाई 1789, हाँ 14 जुलाई 1789 लोगों ने देखा, और लोगों को भी मालूम चल रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो लोगों ने देखा कि, है ना, क्या कहते हैं, सड़कों पर, है ना, ट्रूप्स, मतलब कि आर्मी चल रही है, सेना चल रही है। तब एक अफवाह फैली, है ना, अब याद आ रहा है कैसे फ्लैशबैक से लोग रिलेट कर रहे हैं। फिर अफवाह फैली कि, है ना, क्या कहते हैं, ये लोग इन लोगों को मार देंगे। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि घर पे बैठना नहीं है, वो, है ना, क्या कहता है, बाहर निकले और जहां भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में जो भी, है ना, क्या कहता है, बंदूकें देखी थी, वो सब, है ना, क्या कहता है, उन्होंने छीनना शुरू कर लिया। ठीक है, एक जन सेना तैयार हो गई थी, पीपुल्स मिलिटिया, जिसको हम लोग नाम दिए थे स्टार्टिंग में। फिर उन्होंने क्या किया, वो आगे बढ़ी, है ना, गन पाउडर चाहिए था, गन पाउडर बास्तिल के किले में उसे लगा कि वहां पे बहुत गन पाउडर होगा। ऐसे भी बास्तिल के किले से वो बहुत नफरत करती थी, है ना, जनता वहां की। क्यों, क्योंकि वो निरंकुशता, राजा की निरंकुशता को दर्शाया करती थी, उसका एक सिंबल था। तो उन्होंने बास्तिल के किले को ध्वस्त किया, है ना, कमांडर को मार दिया वहां का, और बास्तिल के जो गवर्नर थे उनको भी पब्लिक के हवाले कर दिया। पब्लिक, मतलब गवर्नर इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, वो बस ये कह रहे थे कि मुझे मार दो। पब्लिक ने बोला ठीक है, ओके, उन्होंने सबने चाकू से उसे मार दिया गवर्नर को। ठीक है, तो फिर उसके बाद मतलब कि बास्तिल के किले से लोग इतना नफरत करते थे, है ना, उस टाइम में नहीं बताया था, क्योंकि अब कहानी अब आगे बढ़ेगी नेक्स्ट लेक्चर से, है ना, कि महिलाओं तक, है ना, महिलाएं तक बाहर निकल चुकी थी, है ना। और, है ना, क्या कहते हैं, कोई ज्यादा उस टाइम तो भयंकर औजार नहीं होता था। एक बड़े से किले को, है ना, क्या कहते हैं, जो हथौड़ा से, है ना, एक एक, है ना, एक एक, क्या कहते हो, ब्रिक मतलब ईंटा, एक एक ईंटा को उन्होंने तोड़ दिया, मतलब उसको पूरी तरह से जमीन में ही लगा दिया, तो जो भी किला था, और सारे ईंटा को बेच दिया गया, है ना, और लोग खरीदे भी, है ना। बहुत यादगार दिन था। ठीक है, तो हम लोग फ्लैशबैक से बाहर निकल चुके हैं। अब हम लोग क्रांति में देखेंगे कि आगे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इंटरेस्टिंग मोड़ ली क्रांति, है ना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, डिस्कस करेंगे।
तो कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन बाबू खत्म हो गया और यहीं से बेसिकली आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हो चुका है, क्रांति अब निकल चुकी है ना। बस अब वो अलग अलग कोर्सेज लेंगे, उसमें क्या क्या हुआ वो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। तो आप लोग नोट कीजिए, है ना, रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।